सो वेलकम टू माय चैनल। ये क्या है जो सीटेट के अंदर इंग्लिश का जो आता है ना लैंग्वेज, देखो हिंदी आती है 30 नंबर की, इंग्लिश आती है अभी 30 नंबर की। उसके अंदर से इंग्लिश के अंदर जो 15 मार्क्स में ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के PYQ, ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो और जो ये पेपर है वो अभी जो रिसेंट हुआ था ना Feb 2023 में, वो वाला हम करने वाले हैं सोल इंग्लिश लैंग्वेज का। तो फर्स्ट है कि विच ओ अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फीचर ऑफ सिमुलेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको पहले ही सर्कल कर लो, नोट ट्रू। अब समझ जाना कि क्या बताना है हमें, नोट ट्रू बताना है, बस अब इतना याद रखेगा। जो ये सिमुलेशन होता है ना, ये क्या होता है, ये बड़े ग्रुप्स में होगा और जिसको हम डेली यूज़ कर पाएँ उस चीज़ के बारे में होगा। मान लो डेली एक्टिविटी होगी या कुछ भी बोलना है, किससे इंटरेक्शन करना है, उस चीज़ के लिए है ये। तो ये पहला कह रहा है कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट रिटेन देयर आइडेंटिटी वाइल रिएक्टिंग टू द गिवन इमेजिनरी सिचुएशन। की क्या करेगा, जो इंडिविजुअल है रिएक्ट करेगा, उसको अगर इमेजिनरी सिचुएशन दी जाएगी तो उसमें वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो सिमुलेशन है वो क्या है, स्मॉल ग्रुप में होता है। इसको एक बार छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है दीज प्रोवाइड द लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू गेन कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग इंग्लिश। की ये क्या करेगा, लर्नर्स को क्या करेगा, कॉन्फिडेंस देगा ताकि वो क्या कर पाएँ, इंग्लिश को स्पीक कर पाएँ कॉन्फिडेंटली। फोर्थ इज सिमुलेशन देयर इज़ अनलिमिटेड यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड एन अनलिमिटेड स्कोप फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन, ठीक है। कि ये क्या देता है हमें, अनलिमिटेड एक्सपोजर देगा टू स्पीक एंड टू एक्सप्रेस योर इमोशन, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये बड़े ग्रुप्स में होगा, छोटे में नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A learner in the city of Srinagar opts Malayalam as her third language and is able to speak and read। कि श्रीनगर में क्या है, थर्ड लैंग्वेज सीख रहा है एक इंसान, ठीक है, और वो थर्ड लैंग्वेज है कौन सी, मलयालम है। उसको रीड और राइट करना, रीड और स्पीक करना दोनों ही सीख रहा है। और कब सीख लिया, विद इन अ ईयर, एक साल में ही सीख लिया, थ्रू हर क्लासरूम एक्सपोजर एंड इंट्रैक्शन। एक्सपोजर होता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिले, उस को यूज़ करने का मौका मिले ना, तो उसको एक्सपोजर बोलेंगे। और इंट्रैक्शन मतलब बात करके। तो इसने ये बात सीख ली, कौन सी लैंग्वेज सीख ली, मलयालम सीख ली, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये पूछ रहा है ये, तो इसको हम बोलेंगे लैंग्वेज लर्निंग। की क्या करा इसने, लैंग्वेज को क्या कर लिया, लर्न कर लिया। अब देखो लैंग्वेज लर्निंग क्यों है, क्योंकि क्या है इसमें, क्या है हमें बोलने का मौका मिलेगा, हम सीख रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट बात कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं, वो हो जाएगा। पर ये जो लैंग्वेज, तुम्हें लैंग्वेज एक्विजिशन लग रहा होगा किसी को, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, ये हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सीखते हैं ना उसको बोलते हैं। जैसे कि हमारी मदर टंग है, उसको हमने सीख लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। पर ये क्या कह रहा है, ये श्रीनगर से आया और मलयालम सीख रहा है, तो मतलब ये इसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हुई, इसने क्या किया, इस लैंग्वेज को सीखा, ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। जैसे कि हमारी जो इंग्लिश है वो हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है, तो हमने उसको क्या किया है, लैंग्वेज को लर्न किया है। पर अगर हिंदी हमारी मदर टंग है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे उसकी मदर टंग की बात कर रही होती है ना, तो हम बी ऑप्शन लगा देते। पर अभी ये क्या कर रहा है, किसी और थर्ड लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो हम इसको लैंग्वेज लर्निंग बोलेंगे, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, एज पर लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज़ है वो सही है। ये कह रहा है एरर्स आर लर्निंग एरिया, एकदम सही बात है। जो एरर्स है ना वो क्या करेंगे, हम गलतियां करेंगे तभी हम सीखेंगे, ये बात शुरू से ही मतलब सही है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। ये कह रहा है लैंग्वेज ये एरर हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग की, जो एरर है वो क्या करते हैं, हैम्पर मतलब रुकावट डालते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट इज एरर शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, की जो एरर्स हैं उनको तभी सही कर देना चाहिए, नहीं, एरर को तभी सही नहीं करना चाहिए जब वो क्या कर रहा है, एक इंसान लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। मतलब अगर हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये हमारी मदर टंग की बात नहीं कर रहे, हम हमारी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे इंग्लिश सीखने की बात कर रही है,
तो उसको एरर्स को तभी करेक्ट मत करो, ठीक है, उसको गलतियां करने दो और क्या करो, सीखने दो। मतलब क्या है, अगर कोई भी बोला जाता है ना, अगर तुमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग बोलना शुरू किया होगा तो ये बोलते हैं कि कभी भी रुको मत। अगर तुम्हें एरर्स आ रहे हैं, गलतियां कर दी तुमने, तुम्हें लगा कि ये गलती है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको मत रिपीट करना, पर उस टाइम के लिए जस्ट फ्लो में चलते रहो, वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब जो पहला क्या है, ऑप्शन सही था, ठीक है, तो पहला जिसमें पहला नहीं है उसको काट दो, एक ये कट गया, अब ये कट गया। तो अब कह रहा है कि जो नेक्स्ट है, एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर, ठीक है। एरर्स क्या है, हमेशा क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं एक टीचर को कि कहाँ तक क्या करना है, कैसे करना है, और उसने कहाँ तक अपने टारगेट तक वो पहुँच चुका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो लैंग्वेज के जो एरर्स है वो हैम्पर मतलब रुकावट नहीं पैदा करते, वो क्या करेंगे, हमारी लर्निंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, टू इम्प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजरल नॉलेज इन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इज नोन एज। जो ये प्रोसीजरल नॉलेज है इसको क्या पहले ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये देखो, दो होती है नॉलेज, एक तो होगी डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज, और एक होगी प्रोसीजरल। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। और जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है ना, ये हमें बताएगी कि हाउ टू यूज़ समथिंग, हाउ टू डू समथिंग, हाउ टू परफॉर्म समथिंग, मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड होगा, समझ गए तुम। तो अभी हम करने हैं कि इसमें से हमारा सही कौन सा है। तो एनालाइज वन एरर्स टू लर्न लैंग्वेज, की क्या करना, खुद के जो एरर्स हैं उसको एनालाइज करना, एनालाइज नहीं करना, मतलब कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, टास्क करना है इसके अंदर, तो ये नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाई, कि ये समझना कि ये कैसे काम करती है और कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। तो लर्नर्स रूल, लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रीप्रोड्यूसिंग इट लेटर, कि ग्रामर के रूल्स को लर्न करना और उसको रीप्रोड्यूस करना, नहीं, इसको लर्न नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स फ्रॉम अ ग्रामर बुक, कह रहा है कि ग्रामर की बुक से क्या करना, अंडरस्टैंड करना नहीं, ये क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ ग्रामर के जो फॉर्म है ना, कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसको अप्लाई करना है, हमें ये करना है, ना ही हमें कुछ लर्न करना है, ना ही हमें कुछ भी एक्वायर करना है, ना ही एनालाइज करना है, ये सब नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट स्टोरीज। ये शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ये क्या होती है, नरेटिव राइटिंग बोलते हैं इसको। अब देखो, शॉर्ट स्टोरी को क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो जब बोल दिया कि शॉर्ट है तो मतलब हम छोटी, मतलब जो वर्ड्स होंगे क्या होंगे, वो लेस होंगे रादर देन नॉवेल्स के अंदर। जितने नॉवेल्स के अंदर देखो कितने बड़े बड़े नॉवेल्स होते हैं ना, एक मोटी सी बुक होती है और उसी में पूरी स्टोरी कंटिन्यू रहती है, पर शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता, ये 2-3 पेज में भी पूरी हो सकती है, एक पेज में भी। तो ये इसको नरेटिव क्यों बोला है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी इज़ द शॉर्टर फॉर्म ऑफ नोवेल, यू कैन से, कि ये छोटा फॉर्म हो जाएगा नोवेल वगैरह का, ठीक है। नरेटिव, नरेट करते हैं हम नोवेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लॉट होगा, कैरेक्टर होगा, पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, थीम होती है, ये सारी चीज़ें ही क्या होती हैं, शॉर्ट स्टोरी के अंदर होती हैं। इसीलिए इसको नरेटिव राइटिंग कहा है, कि नरेट करके लिखते हैं पर इन लेस वर्ड्स, ओके। Next is multilingualism is as a strategy in a language or content classroom is। ये multilingualism की बात कर रहा है, इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होगी, हमारी जो मदर टंग है ना वो होगी, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। देखो पहले ही ऑप्शन में इसने बोल दिया कि जो लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स की, जो लर्नर की जो लैंग्वेज होगी ना, उसी को ही हम क्या करेंगे, टीचिंग और लर्निंग का क्या बनाएंगे, जरिया बनाएंगे, उसी में ही हम उसको टीच करेंगे। और जो हमारे कंटेंट का जो सब्जेक्ट होगा ना, उसी को हम ऐसे ही समझाएंगे, उसी की ही लैंग्वेज में। तो ए ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट इज लर्नर अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग, व्हाट इज अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। तो कह रहा है कि जो वेरियस स्टेजेस मतलब एक अलग अलग स्टेजेस से होके जाएगा लर्नर ऑफ राइटिंग, राइटिंग के अंदर व्हाट इज अप्रोच इज नोन राइटिंग नोन एज, मतलब ये जो अप्रोच है राइटिंग की इसको हम क्या बोलेंगे। देखो पहले एक स्टेज पे आया, ये स्टेजेस की बात कर रहा है, वेरियस स्टेजेस बोल दिया, फिर दूसरी स्टेज पे आया, तीसरी पे आया, चौथी पे आया, पांचवी पे आया, ऐसे कर करके इसने क्या सीखा, सेम टू सेम। जैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, ठीक है, या हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, बोलना, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेज पे कैसे होंगे, दूसरे पे लग, तीसरे पे लग, चौथे पे लग, ऐसे करके, और एक बार में हम फ्लुएंट भी हो जाएंगे, ऐसा प्रोसेस भी होगा। तो ये कह रहा है कि पैराग्राफ डिक्शन, ऐसा नहीं होता, पैराग्राफ में नहीं जाएंगे। ये जो होता है ना बी ऑप्शन, प्रोसेस अप्रोच। देखो प्रोसेस, जब वर्ड ही प्रोसेसिंग है, मतलब कि कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना, मान लो अगर खाना बनाने का प्रोसेस है तो पहले सब्जी लाएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, फिर उसको खाएंगे, ये प्रोसेस हुआ। तो सेम टू सेम जब भी हम लर्नर अंडर गो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग, जब भी लर्नर क्या कर रहा है राइटिंग के अलग अलग क्या कर रहा है स्टेजेस पे जा रहा है, वेरियस होता है अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस अप्रोच बोलेंगे। अब नेक्स्ट इज हियर इज अ टीचर हु डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स। ठीक है, एक टीचर ने क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, फोर और अलोकेट्स अ नंबर ऑफ थीम्स। ठीक है, और उनको क्या दिया है, थीम्स दी है, मतलब देना, टॉपिक्स टू ईच, सबको टॉपिक दिए हैं, ग्रुप टू वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months, और क्या दिया है, 3 month का टाइम दिया है, टू राइट एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द होल क्लास। और उसके बाद क्या करा है, इस चीज़ के ऊपर तुम्हें क्या करना है, राइट भी करना है और एक रिपोर्ट देनी है लिख के, ठीक है, टू द होल क्लास, पूरी क्लास के सामने। व्हाट इज ग्रुप एक्टिविटी नोन एज, और इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे। तो देखो जब भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाता है ना, 3 months दे दिए, मतलब एक लंबा टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। समझ गए तुम, जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं ना वो ही लंबे टाइम तक चलते हैं, पर ये जो बाकी है ना इसको हम इतने लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जो प्रोजेक्ट वर्क जब बड़ा टाइम दे दिया तो समझ आना वो प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नोन एज, मतलब ये बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन है किस टाइप का कहा जाएगा इसको। तो अब क्वेश्चन ये है, इमेजिन यू आर द सन, कि इमेजिन करो कि तुम सन हो इन द स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर, एंड राइट योर फीलिंग्स इन योर डायरी, और अपनी फीलिंग्स लिखो डायरी के अंदर, एट द एंड ऑफ द डे, और लास्ट में जो इसको पढ़ो, और लास्ट का जो जब दिन ख़त्म होता है तो क्या लिखो, अपनी फीलिंग्स लिखो उस चीज़ के बारे में। तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सप्लोरेटिव राइटिंग, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। देखो क्रिएटिव राइटिंग वो होती है जब हम कुछ रचनात्मक चीज़ें क्रिएट करें, लिखें या ऐसा कुछ करें, पर ऐसा नहीं है, अपनी फीलिंग्स को लिखना क्रिएटिव नहीं होता। अब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेटिव राइटिंग हो जाएगा। एक्सप्लोरेटिव राइटिंग वो होती है जिसमें तुम क्या करोगे, इमेजिन करोगे। ठीक है, अगर देखो ये क्या कह रहा है कि इमेजिन यू आर सन, ठीक है, इमेजिन करोगे पहली बात। अगर तुम किसी के सन हो तो तुम कैसे लिख पाओगे उसको, क्योंकि तुमने पढ़ा उसको तब तुमने उसको लिखा, तो तुमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस सन की जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, सेकंड थिंग ये, और फिर क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, बता रहे हो ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, पर ये हुआ ऐसे करके, वो सारी चीज़ें क्या आएगी, एक्सप्लोरेटिव में आएगी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग वो होती है जब तुम खुद के बारे में ही सारा कुछ लिख रहे हो। ठीक है, जैसे ये मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ अब ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, फलाना दिखाना ऐसे करके। पर यहाँ पे तुमने इमेजिन कर रहे हैं कि तुम सन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट, एक्सप्लोरेटिव राइटिंग। नेक्स्ट इज मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज, जो मेजर एम क्या होता है पोइट्री को टीच करने का। ठीक है, तो मेन क्या होगा, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, की एन्जॉय करना या अप्रिशिएट करना।
या फिर लर्निंग आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, या फिर ये जो पोइट्री का आर्ट है उसको लर्न करना, या फिर लैंग्वेज को सीखना। फोर्थ इज या फिर वोकेबलरी और ग्रामर को सीखना। देखो ये जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है ना, पोइट्री के अंदर वोकेबलरी और ग्रामर का इतना बड़ा रोल नहीं होता, ना ही इसमें लैंग्वेज का कुछ सीख सकते हैं। ये सिर्फ राइम होती है और हमें क्या देती है, एक एन्जॉयमेंट देती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अप्रिशिएट कर पाएँ, तो वो चीज़ होगी। तो नेक्स्ट है लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री। देखो पोइट्री पढ़ के इसको हम नहीं सीख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन कि हम पोइट्री हमें क्या देता है, एन्जॉयमेंट देगा और क्या देगा, एप्रिशिएशन, मतलब हम कर पाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को कि हमने ये आज पढ़ा। अब नेक्स्ट इज it is expected in language classroom that learners work in and work with language। this is ये कह रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक क्लासरूम के अंदर कि लर्नर वर्क इन और वर्क विद लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, कि वर्क इन एंड वर्क विद हो रहा है किसके साथ, लैंग्वेज के साथ, तो हम उसको एंगेजमेंट बोलेंगे कि वो एंगेज है किसी वर्क के साथ, ठीक है। मतलब एक्विजिशन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, जिसमें जो लर्नर है वो तो क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, और जो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगी। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट, एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। अब देखो ऑथेंटिक टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट, ये वर्ड तुम ये देख लो, टेक्स्ट मतलब जो हम ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना इंग्लिश के अंदर, कभी भी हमने पोइट्री पढ़ी है या फिर हमने वो पढ़े हैं, लेसन्स पढ़े हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, वो सारे क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। तो वो क्या है, ऑथेंटिक टेक्स्ट है। ऑथेंटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस राइटर ने उसको लिखा ना, उसको उठा के ऐसे का ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मानो कि कोई नोवेल है तो वो बड़ा सारा था, पर उसको छोटे फॉर्म में यहाँ पे आके तुमने लिख दिया जैसा वो था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट होना, ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का, उसको बोला जाएगा ऑथेंटिक टेक्स्ट। नेक्स्ट इज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। इसको क्या बोलेंगे, देखो इंटर का मतलब हो जाएगा कि इंटरेक्शन करना, ठीक है। इंटर मतलब इंटरेक्शन, याद रखना, इंटर मतलब इंटरेक्शन, और जो इंट्रा हो जाएगा इंट्रा पर्सनल, तो वो मतलब हो जाएगा खुद से ही, मतलब अंदर ही अंदर लगे रहना, सोचना बोलना अपने अंदर, मतलब ये तो हो जाएगा इंट्रा। इंटर मतलब एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो, और इंट्रा कह सकते हैं इंट्रोवर्ट, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इंट्रा को याद कैसे रखेंगे, इंट्रा मतलब अंतरा, जो अंतरा क्या है, वो क्या करती है, सबसे अंतर रखती है। अंतरा क्या करती है, सबसे अंतर रखती है, तो अंतर रखेगी तो वो किसी से बोलेगी नहीं, मतलब अपने अंदर ही अंदर लगी रहेगी जो भी उसको करना है। समझ गए तुम, इसको ऐसे याद रखना है। और इंटर का मतलब हो जाएगा कि इंटरेक्ट करना। तो अब इंटरेक्ट वाला आइडिया मतलब बात किस में बोली गई है, पहला है लैंग्वेज नीडेड फॉर कन्वेइंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कि लैंग्वेज को यूज़ करना अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पेश करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं वो चीज़ों, उनको बताना। लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंगर लर्नर्स, की लैंग्वेज को नीड होना कि कम्युनिकेशन कर सकें हम किससे, यंग लर्नर से, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, यंग से क्यों करेंगे, जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम सबसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड नाउ कम्युनिकेशन, की जो लैंग्वेज है उसको हम यूज़ कर पाएँ हेयर एंड नाउ, यहाँ वहाँ कहीं पे भी कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ कर पाएँ, ये कह रहा है, ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट है लास्ट कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, की टीचिंग के अंदर इसको यूज़ करना नहीं, ये सब कहीं पे भी यूज़ करा जा सकता है, इंटर को कहीं पे भी यूज़ करा जा सकता है, तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू। लैंग्वेज असेसमेंट किससे रिलेटेड है, किससे ओरिएंटेड है, तो देखो लैंग्वेज असेसमेंट मतलब लैंग्वेज को मेज़र करना, मापना, तो वो तो लैंग्वेज से ही होगा ना। तो कह रहा है कि लर्नर की अचीवमेंट मेजर करना नहीं, लैंग्वेज असेसमेंट में लैंग्वेज को ही हम मेज़र करेंगे कि कितना सीख पाया है लर्नर।
तो फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर इन देयर क्लास, की जो लर्नर है उनका जो प्लेस फाइंड करना, ढूंढना कि क्लास में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। नहीं, मेजर देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, कि उनकी ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट बताना, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज असेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल असेसमेंट की बात कर रहे होते तो हम सी ऑप्शन के साथ जाते, पर अब नहीं जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स, कि बच्चे ने कितना सीख लिया, लर्नर ने, उसकी क्या करेंगे हम, प्रोफिशिएंसी को चेक करेंगे, कितना प्रोफिशिएंट हो गया वो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वॉट कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, की कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं जो लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, की वो वाले चीज़ें जो क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन पे क्या करेंगी, फोकस करेंगी। देखो, कंटेंट ओरिएंटेड का मतलब हो जाएगा कि जो हमारे पास कंटेंट है ना, उसी के ऊपर ही फोकस करना। कंटेंट है मतलब हमारे पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसका नेक्स्ट जो इंग्लिश का है वो करेंगे हम।